हेलो नमस्ते, मैं शानू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ है डॉक्टर सुनीता मदन। मैम आपका वेलकम करती हूँ। जानते हैं कि आज जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है क्या, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा और ये है क्या मैम? देखिए, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस एक तरीके का दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, और हम लोग देहाती भाषा में इसको नौकी बीमारी कहते हैं। हालांकि ये अब नई नहीं रही, यहाँ पर भी करीब इसको 40 वर्ष हो गए हैं। ये एक वायरस द्वारा प्रोड्यूस होती है जिसको क्यूलेक्स नाम के मच्छर से ही इधर से उधर ले जाया जाता है। तो क्यूलेक्स नाम का मच्छर अगर काटता है किसी बच्चे को, या बड़ों में भी होती है लेकिन बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पहली बार जो डॉक्यूमेंट हुआ था इस तरह की बीमारी वो जापान में हुई थी 1871 में। मैम इसको नौकी बीमारी भी कहते हैं? हाँ, इसको नौकी बीमारी मैंने बताया ना, ये हालांकि नई नहीं रही, तो 40 साल हो गए इसको होते हुए, 45 साल हो गए इंडिया में भी, लेकिन इसको कहते हैं कि ये नौकी बीमारी है। जो देहात में जो वर्ड यूज होता है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस के लिए कि नौकी बीमारी हो गई है, लेकिन कुछ प्रांत इसमें ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे कि झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा है। मैम इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है? इसके प्रारंभिक लक्षण इस तरीके के हैं जैसे किसी और बीमारी में होते हैं, जैसे तेज बुखार आना, झटके आना और बेहोशी की हालत हो जाना, नाक गर्दन का अकड़ना, शरीर का अकड़ना और बोली बंद हो जाना और उल्टी आना और तेज सिर में दर्द होना, इस तरह के लक्षण जो कि किसी भी बीमारी में पाए जा सकते हैं। तो क्या मैम किसी भी बच्चे को अगर तेज बुखार है और झटके आ रहे हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि उसे जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है? यही मेरे लक्ष्य यही है वीडियो बनाने का कि अगर किसी को भी तेज बुखार आ रहा है बच्चे को, तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसको नौकी बीमारी होगी। खास तौर से अगर जैसे जुलाई से सितंबर तक का महीना है तो सब लोग यही समझते हैं कि तेज बुखार है और बेहोशी आ रही, झटका आ रहा है तो उसको नौकी बीमारी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये इस तरह के लक्षण और बीमारियों में भी मिलते हैं, जैसे डेंगू है, सेरेब्रल मलेरिया है, मीजल्स है, मम्स है, रूबेला है, और या फिर चिकन पॉक्स है, और या फिर जैसे टाइफाइड है। इस तरीके के और भी कई बीमारियां हैं जिसमें कि इस तरह के लक्षण दिखते हैं। मैम इलाज क्या हो सकता है इसका? इलाज यही है, जैसे मैंने बताया कि आप जब तक, जैसे बच्चे को तेज बुखार होता है और इस तरीके के लक्षण आने लगते हैं, तो आप तेज बुखार में तो स्पंजिंग शुरू कर दीजिए, घर से ही स्पंजिंग शुरू कर दें, और स्पंजिंग भी टैप वाटर से करें, ना कि ठंडे पानी से करें, जबकि सारे शरीर का करें, ना कि सिर का केवल करें, कि सिर और बदन दोनों का करें, और उसको उस तरीके से लेटाएं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है बच्चे को, ताकि वो उल्टी करे या किसी भी तरह के सीक्रेशंस आते हैं तो वो सांस की नली में नहीं फंसना चाहिए। अगर बच्चे को किसी रिवाइव करना किसी को आता है तो वो उस तरीके की कोशिश करेगा, अदरवाइज और कुछ खाने पीने की चीज के लिए कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए ऐसे बच्चे। मैम इन्वेस्टिगेशन क्या करानी चाहिए इसमें? इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि बीमारी में क्या हो सकता है। उसमें जैसे कि मैंने बताया कि रूबेला मम्स में भी देखने को मिलता है, मीजल्स में भी देखने को मिलता है, डेंगू में भी मिलता है, सेरेब्रल मलेरिया में भी मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल इन सारी बीमारियों की जांच के लिए भेजते हैं। अगर इनमें से किसी से का पॉजिटिव आता है तब फिर वेट करते हैं कि जैसे अगर तेज बुखार, झटका भी आ रहा है बुखार के साथ में, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी दिमाग से निकाली हुई फ्लूइड जो कि पीठ से निकाली जाती है, उसको भेजते हैं जांच के लिए, और उसका टेस्ट कराया जाता है, और उसकी अगर एंटीबॉडीज लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि 2 हफ्ते के अंतराल पे फिर भेजा जाता है, तो हम डेफिनेट हो जाते हैं कि जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है और दूसरी बीमारी नहीं। मैम कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इसमें? कॉम्प्लिकेशंस तो इसमें बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, जैसे क्वाड्रिप्लीजिया यानी सारे चारों ऊपर के हाथ और पैर और सबका सुन्न हो जाना या पैरालिसिस हो जाना, या फिर किसी एक लिम्ब का पैरालिसिस होना, या फिर बच्चा बोल नहीं पाए, या हमेशा उसको झटके आए, या उसका शरीर अकड़ जाए, गर्दन अकड़ जाए, या वो मंदबुद्धि होने लग जाए, या जैसे कि एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे में देखते हैं कि पहले वो पढ़ाई में अच्छा था लेकिन अब पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है। तो हमें ये इतने अनेक इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर इसको गिनाया जाएगा तो कम है। मैम ये कैसे मैनेज हो सकते हैं ये लक्षण? इसको मैनेज करने के लिए हमको चाहिए कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है।
जैसे साइकोथेरेपिस्ट है और फिजियोथेरेपिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट है और सबसे ऊपर जो है काउंसलर है। और काउंसलिंग किसकी होनी चाहिए? काउंसलिंग माँ बाप की भी होनी चाहिए और बच्चों की भी होनी चाहिए। और जिस अंग में जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसको हमको देखना पड़ेगा कि जैसे अगर 7th नर्व पाल्सी हो रही है या फिर कोई लिम्ब उसका इफेक्ट हो गया है तो कैसे उसकी फिजियोथेरेपी करनी है और कैसे उससे बचाव करना है। मैम इसमें वैक्सीनेशन का भी कोई रोल है कि नहीं? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और 85 से 90% तक वो बच्चे को बचाया जा सकता है अगर उसको वैक्सीन लगा हुआ हो। ये 2 तरीके का वैक्सीन है, अब सरकारी उसमें शेड्यूल में भी आ गया है। ये लाइव वैक्सीन भी मिलता है और डेड वायरस वैक्सीन भी है, जो कि जरूर अवश्य लगवाना चाहिए। 1 साल पे लगता है और फिर 1 साल के अंतराल पे फिर से लगता है। मैम चलते चलते प्रिवेंशन क्या हो सकता है? प्रिवेंशन इसका मैंने बताया जैसे कि मच्छरों के काटने से बचाएं। तो मच्छरों के काटने से कैसे बचाएं कि जैसे कहीं भी जल जमाव ना होने दें और मच्छरदानी में बच्चे को सुलाएं। हमेशा पूरी आस्तीन का वो कपड़ा पहने, पूरी आस्तीन का पैर में पैंट्स वगैरह पहन के रखे शाम के समय, स्पेशली जिस समय मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। और उसका जल जमाव जैसे नहीं होगा तो मच्छर भी कम होंगे। और छिड़काव करना चाहिए हमको इस तरीके से जिससे कि मच्छर कम हो। और आजकल मेडिकेटेड मच्छरदानियां भी आती हैं जिसमें कि मच्छरदानी अगर बच्चे को लगा दी जाए तो वो मच्छर उसको काटता नहीं है। और साथ में ये भी हमको देखना है कि जहां भी बच्चा रहता है उसके पास में कोई सुअर बाड़ा नहीं है और साथ में कोई भी इस तरह से जंगली पक्षी नहीं मिलते हो जो कि एम्प्लीफाइंग होस्ट कहलाते हैं बच्चे। थैंक यू मैम।